हम फिर इकट्ठा हुए हैं शनिवार की शाम को वातायन की प्रवासी संगोष्ठी में। और आज की यह इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी है, 17th प्रोग्राम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस वातायन के साप्ताहिक कार्यक्रम में कभी किसी लेखक को, कवि को सुनते हैं, तो कभी एक संवाद रखते हैं लेखक और साहित्यकार के बीच में, और कभी किसी को याद करते हैं। आज हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे कॉवेंट्री निवासी प्राण शर्मा जी का। प्राण शर्मा जी को हम लोग बहुत लोग बहुत निकट से जानते थे, उनका स्वभाव भी ऐसा था। प्राण जी गजल के विशेषज्ञ कहे जाते थे, और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं, लोग प्राण शर्मा जी के गजल और कविताओं व शायरी के ज्ञान को कोट करते थे, उन पर बातचीत करते थे। बल्कि भारत के शीर्ष साहित्यकार कुंवर बैचैन, बाल स्वरूप राही जैसे लोगों के साथ भी प्राण शर्मा जी की इसी गजल साहित्य को लेकर निकटता बनी रही, और एक तरह से उन लोगों में विचार विमर्श और शास्त्रार्थ हुआ करते थे। और प्राण जी, उनके बारे में हम लोगों को बताया करते थे। 2 वर्ष पूर्व प्राण शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके मित्रों के माध्यम से और कुछ लेखकों के माध्यम से जो प्राण शर्मा जी को जानते हैं, आज हम उनको याद करेंगे। उनकी स्मृति में एक आयोजन किया जा रहा है। और मुझे याद है, पूर्वाई पत्रिका में सिर्फ उनकी गजलें ही नहीं, बल्कि खेल निराले हैं दुनिया में की लघु कथाओं का वो एक पूरी श्रृंखला चलाते थे। हर हर उसके पूर्वाई के अंक में वो छापे जाते थे, और बहुत पूर्वाई को सिर्फ प्राण शर्मा जी के उन लघु कथाओं से बहुत प्रतिष्ठा मिली एक समय में। तो आइए अब हम आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमने निमंत्रित किया है ब्रिटेन की प्रतिष्ठित साहित्यकार उषा राजे सक्सेना जी को, कि वो प्राण शर्मा जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर अपना मुख्य व्याख्यान दें। लेकिन ऐसा लगता है कि उषा जी अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं सकी हैं ये जूम के ऊपर। तो हम जो हमारे दूसरे वक्ता थे उनको हम पहले बुलाते हैं। कॉवेंट्री से ही रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी भी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो प्राण शर्मा जी के बहुत नजदीकी रहे हैं, उनके पड़ोसी रहे हैं, और एक अपने आप में साहित्य की एक विभूति है। साहित्य को समझने की और साहित्य पर बात करने की, साहित्य पर लिखने की रामकृष्ण जी की अपनी उत्कृष्टता है। और मैं निमंत्रित करता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि अस्वस्थ होने के बावजूद भी रामकृष्ण जी आज हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आभारी हूँ उनकी पत्नी एलेना जी का, जिन्होंने यह संभव करा पाया। आइए रामकृष्ण जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात शुरू करें। रामकृष्ण जी। सबसे पहले तो मुझे रामायण की चौपाई याद आती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, और पद्मेश जी का खास करके कि जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। मैं ऐसा नहीं हूं जैसा कि पद्मेश जी कह रहे हैं। मैं एक बहुत ही तुच्छ और मति अनुसार राम गुण गाऊं वाला आदमी हूं। लेकिन प्राण जी से मेरा बड़ा संबंध था। हम हर महीने चाय पान किया करते थे, और जो पद्मेश जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राण जी आप अपना ये जो जिद्दीपना है, गुस्सापना जो है, उसकी क्या वजह है आप बताए, तो उसका वर्णन भी मुझसे कभी कभी किया करते थे उस चाय पान में। ये सिलसिला 4-5 साल से भी ऊपर चला, जब तक के हम बिछुड़ ही नहीं गए। मैंने प्राण जी को कहा भी था कि यादों के चिरागों को हमारे साथ रहने दो, यादों के चिरागों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए। सो मैं जानता हूं कि शाम हो रहा है, परंतु आज उनको श्रद्धांजलि के रूप में जो है मैं वो कहना चाहता हूं। सज्जनों के संस्कृत में है कि जयंती ते सुकृतनो रस सिद्ध कवीश्वरा। मैं उनको रस सिद्ध कवीश्वर कहा करता था, और अपने हाथ से रस बरसाया करते थे जब भी चले जाते थे मुशायरे में, कवि सम्मेलन में। हमारे कवेंट्री में एक लिटरेरी संस्था हुआ करती थी, बज़्म अदब। वहाँ साल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम कवि इकट्ठे होकर अपना कलाम सुनाया करते थे, और हम दोनों वहाँ जाया करते थे। प्राण जी अपनी गजल पढ़ा करते थे। उन दिनों उन्होंने
उस दिन जा करके उन्होंने ये गजल अपनी पढ़ी कि प्यार करना सिखा दिया तूने। गजल जब उन्होंने समाप्त की वहां पर बड़ा अजीब समा था, सब चुपचाप सुनसान हो गया कि तुमने प्यार करना सिखा दिया, मुझे बस यही हो रही थी। संयोजक ने कहा कि प्राण जी, आपने गजल गाई और मुशायरे को लूट लिया है। इसी तरह वो तमाम मुशायरों में अपनी ये कमाल जो थे दिखाया करते थे। मुझे याद है कि वुल्वरहम्पटन में जब गंगा प्रसाद विमल आए थे और मैंने पद्मेश जी के पूज्य पिताजी के भी दर्शन किए थे, उस समय भी उनकी जो कविता थी उसका बड़ा ही बोलबाला रहा था। आपको सब कुछ पता है कि वो गजलकार थे, जबरदस्त गजलकार थे और उनका देश विदेश में डंका बज रहा था। गजल क्या होती है इसके बारे में उन्होंने लिख के मुझे जो दिया था, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। फिक्र मोमिन की जवां दाग की, गालिब का बयां, मीर का रंग सुखन हो तो गजल होती है। सिर्फ अल्फाज ही मायने नहीं पैदा करते, जज्बाए खिदमत फन हो तो गजल होती है। मुझे नहीं पता कि अपने उन्होंने साहित्य में इन सब का जो ये जिक्र किया है कवियों का, उसका पालन किया है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि उन्होंने अकबर इलाहाबादी का जो असूल था वो सारी उम्र उसका पालन किया था। वो था कि मायने को छोड़ के जो हो नाजुक बयानियां, मायने को छोड़ के जो हो नाजुक बयानियां, वो शेर क्या है, खून है लफ्जों के रंग का। और साहित्यकारों के प्रति उन्होंने कहा था, मैं अपने आप में उन शायरों से फर्क करता हूँ, सखुन उनसे संवरता है, सखुन से मैं संवरता हूँ। वो सखुन मीन साहित्य से संवरा करते थे और ये दोनों ही चीजों का उन्होंने जबरदस्त पालन किया। मेरी तुच्छ राय में ये उनकी कविता जो थी, आप पढ़ते जाइए, कहीं भी आपको डिक्शनरी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या हीरा मोती उन्होंने अपनी कविताओं में बिखेरे हैं, कमाल है। कल थे गम और आज मैं भरपूर खुशियां, जिंदगी तेरा चलन एक राज ही है। टूटते रिश्ते बदलती फितरतें हैं, क्या करे कोई हवा ऐसी चली है। बिल्कुल है किसे फुर्सत जो सोचे एक पल भी, जिंदगी में क्या गलत और क्या सही है। आदमी माना है दुश्मन आदमी का, क्या मास्टरपीस है। आदमी माना है दुश्मन आदमी का दोस्त फिर भी आदमी है। बिल्कुल ठीक है प्राण जी, मैं लॉकडाउन में हूँ, आदमी ने ही कोरोना निकाला और आज उसकी दवाई भी आदमी ही निकाल रहा है। और ये जो उनकी गजल है जो उन्होंने मेरे नाम ही दान ही कर दी थी, मैं यही कह रहा हूँ। इसकी कहानी फिर कभी आपको सुनाऊंगा। उन्होंने मुझे भी सलाह दे दी कि राम औरों की कभी सुनते नहीं तुम, सिर्फ अपनी कहते हो, मुश्किल यही है। सो इस प्रकार आप उनकी पढ़ते जाइए कविताएं, और जिस कवि का इतना डंका बज रहा हो देश और विदेश में, वो अपनी कविता के बारे में क्या कहता है सुनिए, कितनी विनम्रता है उनमें। प्राण बच्चा हूँ अभी तो हर किसी के सामने, शायरी के इल्म में मैं औरों से बढ़कर कहाँ। मैंने कहा प्राण जी ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो वो हो गया कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। सो इस प्रकार के कवि का, जिससे हिंदी साहित्य को, यहाँ पर प्रवासी साहित्य को और तमाम दिलदारों को बहुत भारी क्षति पहुंची है, बहुत ही भारी क्षति पहुंची है। प्राण जी की कविता आप पढ़ते जाइए, आपका सिर झूमता जाएगा, आप उस आनंद में विभोर होते जाएंगे। ऐसे कवि, ऐसे साहित्यकार, ऐसे शुभ मना व्यक्ति के रूप में भी चले जाना और साहित्यकार के रूप में भी चले जाना बहुत ही
हमारे लिए नुकसान की बात है। और जहां मैंने कहा, मैं उन दिनों वर्तमान साहित्य मंगाया करता था दिल्ली से, तो वहां पर किसी ने, गुरु स्वामी जी थे, कुंवर बेचैन के ऊपर बड़ा लेख लिखा, बड़ा रद्दी समझिए, बस प्राण जी की कलम उठी और उन्होंने दनाते हुए उसको खुला खत लिख दिया और वो छपा, और उसके बाद वो नजर नहीं आए। गजल के माहर थे वो, अपने बहरों को, छंदों को बहुत ही ज्ञान था उनका, और मेरे पर उनकी बड़ी कृपा थी। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एक गजल ही राजान में मुझे दे दी, और मैं फिर भी यही कहता हूँ कि हम उनकी याद को कभी नहीं भुला सकते। उनका साहित्य हमेशा जीवित रहेगा। और मैं बहुत ही नम्रता पूर्वक कहना चाहूँगा कि उनकी जो कविता है, वैसी कविता फिर नहीं लिखी जा सकती। क्यों? एक महान उर्दू साहित्यकार के कहे हुए को थोड़ा सा बदल करके मैं पेश करना चाहता हूँ। प्राण के बाद लिखेगा कौन ऐसी नज़में, अरे प्राण के बाद लिखेगा कौन ऐसी नज़में, वो दिल ही ना होगा जो ये आहें निकलें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। और जिस प्रकार से आज आप प्राण शर्मा जी के काव्य का पाठ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे प्राण शर्मा जी ही बोल रहे हैं। आपका तरीका इस समय प्रस्तुति का बिल्कुल प्राण शर्मा जी की तरह था, और संपूर्ण रूप से उनकी याद आ गई। और मुझे याद आया उनका एक शेर जो एक समय बड़ा प्रचलित हुआ करता था कि लोग किया करते हैं शंका जब हर ज्ञानी ध्यानी पर, लोग किया करते हैं शंका जब हर ज्ञानी ध्यानी पर, क्यों न बढ़ेगा रोष सभी में मूर्ख की अगवानी पर। क्या बात है, और क्या इस बात है। बात अभी तक उषा जी हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, तो मैं जो प्रारंभिक बात है प्राण शर्मा जी के विषय में बताता चलूं का इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, और विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गए थे। और शुरू से ही उनको फिल्मी गीतों का शौक रहा और उन तुकबंदियों का शौक रहा, जैसा वो बताते थे बचपन से। और उनकी एक दिलचस्पी इस गजल और शायरी की जो विधा है उसमें बढ़ती चली गई। इन शब्दों के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं ललित मोहन जोशी जी। ललित जी को हम लोग सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ लंदन के सांस्कृतिक साहित्यिक मंच सानिध्य के वे संस्थापक हैं और सार्थक सिनेमा के विश्लेषण, विवेचन और शोध की संस्था SACF के निदेशक ललित मोहन जोशी जी प्राण शर्मा जी के बहुत निकट थे। और जिस प्रकार से हम लोग की निकटता थी, प्राण शर्मा जी का एक बहुत बड़ा एक तरीका था कि वे हम सब लोगों को फोन किया करते थे, बड़ी रेगुलरली फोन करते थे और बड़ा प्रोत्साहित करते थे। और हम लोग के साहित्य को, हम लोग के लेखन को, और हमेशा कहते थे जो भी लिखा, नया लिखा हो हमें भेजो भेजो। वो बहुत अच्छे पाठक भी हुआ करते थे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम कुछ अतरंगता सुने उनकी कृतियों की और बात करें ललित मोहन जोशी से। ललित जी, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट करें और आएं। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। प्राण शर्मा जी पर बात रखने का, अपनी बात रखने के अवसर के लिए मैं उषा जी को, दिव्या जी को और वातायन को भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। प्राण शर्मा के कृतित्व को अगर समग्रता में देखें तो उसका मूल इंसानी रिश्तों की पड़ताल है। उनकी कृतियों से जाहिर होता है कि इस पड़ताल की शुरुआत वो अपने आप से करते हैं। खामोशियां भी चाहिए कुछ तो कभी कभी, खामोशियां भी चाहिए कुछ तो कभी कभी, सीखा हूं एक बात ये भी जिंदगी से मैं। ललित जी, क्या हाल है? गहरे पंजाबी लहजे में गरजती हुई ये आवाज अब शांत है। हर 10-15 दिनों में टेलीफोन पर प्राण शर्मा जी की यह गहरी आवाज पास बैठे घर के अन्य सदस्य भी सुन सकते थे। उनकी पत्नी पुष्पा जी ने बताया था कि प्राण जी गाते भी थे, बहुत सुंदर। एक इंसान जिसका स्वर इतना कड़क हो, उसका हृदय कितना निर्मल हो सकता है। प्राण शर्मा इसकी मिसाल थे। यानी प्राण शर्मा एक बड़े लेखक थे या बड़े इंसान,
ये बता पाना आसान नहीं है। मौजूदा दौर के गत एक दशक में ब्रिटेन के साहित्यिक पटल से गौतम सचदेव, सत्येंद्र श्रीवास्तव और प्राण शर्मा जी का चला जाना ब्रिटेन में हिंदी के बयार का थम जाना है। इस शून्य को भरने में समय लगेगा। गौतम सचदेव जी की ताकत उनकी कहानियों में थी, सत्येंद्र श्रीवास्तव की आत्मा उनकी कविताओं में और प्राण शर्मा का शिल्प उनकी गजलों में। उन्होंने न केवल हिंदी गजल को नई ऊंचाई दी, बल्कि जिसने भी उनके दरवाजे पर दस्तक दी उसे लिखना सिखाया। वर्षों तक यूके हिंदी समिति के संपादक और कवि पद्मेश गुप्त की पुरवाई पत्रिका का हर अंक प्राण शर्मा की लेखनी से रंगा रहता था। प्राण जी को पुरवाई से असीम प्रेम था। पुरवाई को शब्दशः पढ़ने के बाद वो घंटों मुझसे इस पर विस्तार से चर्चा करते। यानी एक गंभीर साहित्यकार होने के साथ साथ कुछ कहा दिव्या जी? नहीं, आप पढ़े। अच्छा, ठीक है। यानी एक गंभीर साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक गंभीर पाठक भी थे। अपनी हर बात को ईमानदारी से कहने की हिम्मत, सही गलत की परख और निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा में प्राण जी का कोई मुकाबला नहीं था। अपने लेखक मित्रों को शुभकामना और उनकी उपलब्धियों पर बधाई देने से कभी न चूकने वाले प्राण जी को ब्रिटेन की हिंदी सदा याद रखेगी। बेइंतहा सादगी के साथ पाठकों के हृदय में गहरे उतर जाना प्राण शर्मा की गजलों की सबसे बड़ी खूबी थी। यही सादगी उनके जीवन में भी थी। अपने जीवन के अंतिम 5-6 वर्षों में मेरे साथ उनका विशेष तादात्म्य हो गया था। जब भी कुछ लिखते, प्रकाशन के पहले मुझे ईमेल करते। 28 दिसंबर 2017 का उनका अंतिम ईमेल आज भी मेरे इनबॉक्स में सुरक्षित है। प्रिय ललित जी, नूतन वर्ष आप सबके लिए लालित्य भरा हो। शुभकामनाएं। अपने देश छोड़कर ब्रिटेन आ जाने, न लौट पाने और अपनी जुबान के कट जाने का दर्द उनके भीतर से कभी नहीं गया। कहीं धरती खुले नीले गगन को छोड़ आया हूं, कहीं धरती खुले नीले गगन को छोड़ आया हूं कि कुछ सिक्कों की खातिर मैं वतन को छोड़ आया हूं। कहाँ होती है कोई मीठी बोली अपनी बोली सी, कहाँ होती है कोई मीठी बोली अपनी बोली सी, मगर मैं प्राण हिंदी की हवन को छोड़ आया हूं। प्राण शर्मा को पढ़ने से महसूस होता है कि वे मानवीय प्रेम को सामाजिक सौहार्द की धुरी मानते थे। यानी समाज में जो घटित हो रहा है उसकी शुरुआत हमसे होती है। एक दिन लोग खुद ही बदलेंगे, एक दिन लोग खुद ही बदलेंगे, पहले खुद को बदल प्यारे। रोशनी आए तो आए कैसे घर में, रोशनी आए तो आए कैसे घर में, दिन भर हर खिड़की पर पर्दा है प्यारे। हमारे ब्रिटेन में खिड़कियां बंद रहती हैं। प्राण शर्मा की शायरी सांप्रदायिक हिंसा और आम जनता के उत्पीड़न को गहराई से रेखांकित करती है। ऐसी गजलों में भारत के विभाजन की त्रासदी से लेकर आज तक की सांप्रदायिक त्रासदियों के बिंब देखे जा सकते हैं। उठ रही हैं आग की लपटें, उठ रही हैं आग की लपटें, बेबसों के घर जले होंगे, पुरवाइयों में कुछ इधर कुछ उधर गए, पेड़ों से टूटकर कई पत्ते बिखर गए। गजल के अलावा प्राण जी ने 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी। उनकी प्रकाशित कृतियों में सुराही और गजल कहता हूं के अलावा एक लघु कथा संकलन पराया देश भी है। मातृभाषा पंजाबी होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश लेखन हिंदी में किया। प्राण जी के भीतर का रचनाकार किस तरह उनकी सदाशयता और विनम्रता के पीछे छिपा था, इसका जिक्र ब्रिटेन की हिंदी कवित्री और कहानीकार दिव्या माथुर करती हैं। वो इतने सज्जन पुरुष थे, जब मेरे एक प्रकाशक ने उनके द्वारा रचित आमुख को मेरे कविता संग्रह में शामिल नहीं किया तो वो बोले, ऐसा हो जाता है, नाम मात्र को भी नाराजगी प्रकट नहीं की। ब्रिटेन के कई लेखकों की उन्होंने बिन मांगे मदद की, हिदायत दी और उनकी कविता को सुधारा। समय समय पर प्राण जी ब्रितानी साहित्यकारों के निहित स्वार्थ और राजनीतिक घटकों के भी शिकार रहे।
पर उन्होंने कभी किसी की संकीर्णता को अपनी सदाशयता, समझदारी और बड़प्पन नहीं होने दिया। कौन है दोस्त है सवाल मेरा, कौन है दोस्त है सवाल मेरा, कौन दुश्मन है ये सवाल नहीं। उसको क्या खौफ है जमाने का, उसको क्या खौफ है जमाने का, साफ जिसका जमीर होता है। गजल कहता हूं कि प्राक कथन में डॉक्टर कुंवर बेचैन प्राण शर्मा को मानवतावादी कवि का खिताब देते। मानवता स्वयं में एक धर्म है जो सारे मजहबों से ऊपर है। प्राण शर्मा अंग्रेजी की कहावत टू एयर इज ह्यूमन, यानी गलती करना इंसान का स्वभाव है, के मर्म को चरितार्थ करने का साहस थे। मैं कोई देवता नहीं यारो, मैं कोई देवता नहीं यारो, आदमी हूं, गुनाह करता हूं। प्राण शर्मा की सादगी, सहजता और मस्ती उनके अंतर्द्वंद, आंतरिक पीड़ा, प्रेम और भावुकता के ज्वार को छिपा कर रखती, जो कि उनकी कृतियों में मुखर होती थी। सोच की भट्टी में 100-100 बार दहता है, सोच की भट्टी में 100-100 बार दहता है, तब कहीं जाकर कोई फिर कर। धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी, बहुत बहुत आभार। बहुत संक्षिप्त में आपने उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व को समेट कर हमारे बीच यहाँ पर प्रस्तुत किया। हमारे साथ हम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, उषा राजे जी जुड़ चुकी हैं, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित लेखिका और साहित्यकार। उषा जी, आपकी गैर मौजूदगी में हमने कार्यक्रम को शुरू कर दिया था। रामकृष्ण हाँ, और ललित जी का वक्तव्य हो गया। अब स्वागत है, आप अपना वक्तव्य आरंभ करें। बहुत धन्यवाद आपको पद्मेश जी। खेद है कि मैं समय से नहीं आ पाई, मेरा फोन सीज कर गया था, इसलिए मैं वंदना के फोन से इस समय बात कर रही हूँ। अपना वक्तव्य आरंभ करें। अच्छा, आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने वातायन के मंच पर मुझे आमंत्रित किया प्राण शर्मा के जीवन पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने अंग्रेजी के लेखकों के ऐसे बहुत से प्रसिद्ध किस्से सुने होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंट लॉरी ड्राइवर या बस ड्राइवर हुआ करते थे। आज मैं आपसे भारत से आए एक ऐसे माइग्रेंट हिंदी के साहित्यकार स्वर्गीय प्राण शर्मा जी की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। प्राण शर्मा जी हिंदी में MA B.Ed थे, धारदार गजलें लिखते थे, पंजाब के दैनिक पत्र पत्रिकाओं में छपते थे और मुशायरों में सस्वर पाठ करते थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत का, जैसे कि आप लोग बात कर चुके हैं, गहरा ज्ञान था। उन्होंने मुंबई के फिल्म जगत में किस्मत आजमाया था। 1961 में भाषा विभाग पटियाला ने उन्हें निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार भी दिया था। ऐसे प्राण शर्मा 1966 में लंदन आते हैं। किन्हीं कारणों से वे शिक्षक की नौकरी ना करके कॉवेंट्री के बस डिपो में बस ड्राइवर की नौकरी करते हैं। बस ड्राइव करते हुए अपने अनुभव के आधार पर वे एक सशक्त प्रभावशाली कहानी पराया देश लिखकर भारत की पत्रिका कादम्बनी को भेज देते हैं। कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत होती है 1982 में। कहानी पराया देश आपके सामने पेश कर रही हूँ। पराया देश कहानी एक ऐसे इमिग्रेंट बस ड्राइवर की है जो सिर्फ 5 वर्षों में खूब धन कमाकर भारत लौट जाऊंगा कि ठान कर आता है, किंतु वह लौटने की घड़ी कभी नहीं आती। ब्रिटेन में बरसों बरस रहते हुए लौट जाने के द्वंद्वात्मक दुविधा में फंसे बस ड्राइवर की एक दिन एक गोरी महिला से, यात्री से झड़प हो जाती है। वह बहुत अनुनय विनय करने और सॉरी कहने पर भी वह महिला उन्हें क्षमा नहीं करती है और एक नस्ली गाली, पाकी, बास्टर्ड आदि कहते हुए उनके बस का नंबर लेकर धमकाते हुए चली जाती है। लंच टाइम में वह बस ड्राइवर अपनी पीड़ा ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले मित्रों से कहता है। सब हंस पड़ते हैं, कहते हैं अरे ये तो साधारण सी बात है,
ड्राइवर उस महिला के अभद्र व्यवहार से असंख्य सुइयों की चुभन अपने कलेजे पर महसूस करता है। अनमनासा दुखी व शाम को अपनी पत्नी और बच्चों को ब्रिटेन की बुराइयां बताता हुआ भारत देश का गुणगान करता है, उपरोक्त घटना का उल्लेख करता है और वापस भारत लौटने की पेशकश करता है, किंतु बच्चे और पत्नी उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, कहते हैं आप तो जरा जरा सी बात को दिल से लगा लेते हो, कहकर उसकी पीड़ा का उपहास करते हैं। विडंबना यह है कि क्षुब्ध बस ड्राइवर अपने ही परिवार के बीच अकेला और तन्हा महसूस करता है। उसे ब्रिटेन की कोई सुख सुविधा भाती नहीं है और धन धान्य कोई सुकून नहीं देते हैं। वह भारत के अभावों, तनावों, रंग भेद, वर्ग भेद, प्रांतीयता आदि को अनदेखा कर पत्नी और बच्चों को धिक्कारता है और भारत को स्वर्ग ठहराता है कि वे ब्रिटेन के सुख सुविधाओं के गुलाम हो गए हैं। अंत में झगड़े को ना बढ़ा करके उनकी पत्नी सुषमा उसे शांत करने के लिए कहती है, अगर आप इस देश से इतना ही ऊब गए हो, तंग आ गए हो, तो एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। बस बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाने दो, उनको अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो। वह सोचता है सुषमा कितनी चालाक है, बातें बनाकर उन्हें बहलाने के लिए ऐसी बातें करती हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मित्रों, प्राण शर्मा जीवन भर चुनौतियां लेते रहे। वे बातों के रसिया थे, ठहाके लगाते थे। साहित्य अनुरागी प्राण शर्मा बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। प्राण शर्मा, जिन्हें मैं मास्टर गजलकार कहती हूँ, ब्रिटेन के एक अत्यंत सम्मानित, कर्मठ और पुरोधा साहित्यकार थे। पढ़ना, लिखना और साहित्य चर्चा करना उनका व्यसन था। उनकी रक्त शिराओं में साहित्य बहता था। यूके हिंदी समिति, पद्मेश और उससे जुड़े जैसे सभी लेखकों के वे अभिभावक और संरक्षक थे। 2006 में यूके हिंदी समिति ने उन्हें साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया। 2011 में भारतीय उच्चायोग लंदन ने उन्हें हरिवंश राय बच्चन का सम्मान दिया और 2012 में काव्य रंग नॉटिंघम ने उन्हें साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया। मित्रों, प्राण शर्मा मिडलैंड के एक छोटे से शहर कोवेंट्री, एक छोटे से स्टेट स्टोक हिल के एक छोटे से मकान के एक छोटे से कमरे में अड्डा जमाए रखते थे। अड्डा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसी छोटे से कमरे से वह वैश्विक हिंदी जगत की खोज खबर फोन और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में विंस्टन चर्चिल किया करते थे। प्राण शर्मा जी निरंतर विभिन्न विधाओं में समय की आवाज और उसकी धड़कन को कागज से कलम पर ईमानदारी से बेलौस उतारते रहे। उनकी लघु कथाओं में जीवन की विडंबनाओं पर सशक्त व्यंग और गजलों में मानवीय प्रवृत्तियों की कुरूपताओं को उजागर करती थी। मुंबई की वरिष्ठ साहित्यकार सुधा अरोड़ा लिखती हैं, प्राण शर्मा की रचनाएं एक बहुत बड़े सच की ओर संकेत करती हैं। शर्मा जी अधिकतर अपने बिस्तर में अधलेटे पढ़ा लिखा करते थे। वे छोटी छोटी पर्चियों पर अपनी गजलें, लघु कथाएं आदि लिख कर रखते थे। वर्षों वे इसी तरह लिखते रहे। बाद में हम मित्रों के इसरार पर उन्होंने लैपटॉप खरीदा और फिर उनकी गजलें, लघु कथाएं और आलेख आदि इंटरनेट पर जैसे छा गईं, वो सभी जगह भेजते थे। मित्रों, प्राण शर्मा का जन्म 13 जून 1937 में वजीराबाद, जो अब पाकिस्तान में है, एक शिक्षित संभ्रांत परिवार में हुआ था। वे बताते थे कि उन्होंने लिखना बड़ी छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। गंभीर लेखन तो उन्होंने 1955 में आरंभ किया। कोवेंट्री में स्थापित होने के बाद शुरुआती दौर में वे अपनी गजलों का मंचों से सस्वर पाठ करना पसंद करते थे, जैसे कि भाई साहब ने ऑलरेडी कहा है। बाद में पैरों की तकलीफ के कारण उन्होंने महफिलों में जाना छोड़ दिया था। प्राण भाई उदार स्वभाव के थे। हिंदी भाषा और साहित्य के लिए उनका कोश सदा खुला रहता था।
पुरवाई तथा प्रवासी टाइम्स के प्रकाशन के लिए उन्होंने खुले हाथों आर्थिक सहायता प्रदान किया। भारत के कितने ही मित्रों की उन्होंने गुर्बत के दिनों में आर्थिक सहायता प्रदान की। मुझे याद है एक बार शर्मा जी से भारत की एक उभरती हुई लेखिका ने कहा उसकी माताजी बीमार हैं, उससे 30-35 हजार रुपयों की जरूरत है। उसने वायदा किया 6 महीने के अंदर वह पैसे उन्हें लौटा देगी। प्राण भाई ने तुरंत उसे 250 पाउंड का एक चेक भेज दिया, परंतु उस लेखिका ने वह धन लौटाया नहीं। भाई साहब ने को कभी इस बात का गिला नहीं रहा। मित्रों, आगे मैं बात शुरू करती हूँ वहां से जब 1992 में यूके हिंदी समिति और पुरवाई के प्रकाशन से जुड़ी 1996-97 की बात है। पद्मेश गुप्त जी स्वतंत्रता की अर्धशती पर दूरबाग में सोंधी मिट्टी का प्रकाशन कर चुके थे। प्राण जी से मेरी पहली मुलाकात उनकी गजलों के प्रकाशन के माध्यम से हुई थी। पुरवाई में उनकी रचनाएं निरंतर छपती थी। मेरी उनसे अभी तक कोई भेंट नहीं हुई थी। पद्मेश जी ने मुझे अनाड़ी को पुरवाई का सह संपादक नियुक्त कर दिया था। जाहिर है प्राण जी पुरवाई के प्रकाशन को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे। शुरू में मैंने उन्हें देखा नहीं था, किंतु शाम को अक्सर उनका फोन आ जाता था। पुरवाई की सामग्री पर बातें करते हुए उनके खबरों का पिटारा खुल जाता था। देश विदेश की राजनीतिक खबरों के साथ हिंदी साहित्य की पत्रिकाओं की दिलचस्प बातें करते हुए वे अपने लिखी लेटेस्ट लघु कथा अथवा गजल सुनाने लगते थे। उनके पास भारत के लेखकों संपादकों के ढेरों संस्मरण थे। पुरवाई में उनका लेख खेल निराले दुनिया में के नाम से स्तंभ था, जिसमें उनके संस्मरण और व्यंग्यात्मक लघु कथाएं प्रकाशित होती थी। उनका आलोचनात्मक निबंध उर्दू गजल बनाम हिंदी गजल पुरवाई में धारावाहिक निकलने के साथ पूर्णिमा वर्मन की इंटरनेट पत्रिका अभिव्यक्ति में भी प्रकाशित होती रही। मैंने मिट्टी की सुगंध में उनकी कहानी पराया देश और देशांतर में उनकी गजलें संकलित की। दिव्या माथुर ने नेटिव सेंस और वतन की खुशबू में उनकी गजलों को समाहित किया। अनिल शर्मा जी ने ब्रिटेन के कवियों का संकलन उनकी रचनाओं को संकलित करते हुए वह पुस्तक उन्हें समर्पित की थी। इतने कद्दावर लेखक होने के बावजूद शर्मा जी स्वयं किसी प्रकाशक को अपनी पांडुलिपि नहीं दी। अतः उनकी पांडुलिपियां मैंने ही मेधा बुक को देकर उनकी पुस्तक पराया देश और छोटी बड़ी कहानियां, उनकी गजलों की पुस्तक कुंवर बेचैन के माध्यम से गाजियाबाद के एक प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित कराई। मेरी पहली मुलाकात प्राण जी से सन 2000 में हुई और उनके गजलों से मुलाकात मेरी 1994 और 5 में हो चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया, मेरी पहली मुलाकात प्राण जी से 2000 के आसपास एक हास्य कवि सम्मेलन में हुई थी, जिसमें कवयित्री तितीक्षा शाह ने जिसे आयोजित किया था, जिसमें मैंने यार शादी न करना क्रिकेट के खिलाड़ी से पढ़ी थी। आयोजन के बाद शर्मा जी मुझसे मिलने आए और बोले, उषा जी, मैं कॉवेंट्री का प्राण शर्मा हूँ। मैं खूब जोर जोर से तालियां बजाई मैंने और साथ में वाह वाह भी किया, पर आपने मेरी ओर नहीं देखा। उनका स्नेह और वरद हस्त याद आता है तो आंखें छलछला जाती हैं। उन्हीं दिनों प्राण शर्मा जी ने मुझसे राखी बांधने की पेशकश की। मैंने कहा, भाई साहब, मेरा एक भाई यहीं हार्ले स्ट्रीट में सर्जन है, रक्षाबंधन पर तो मैं उसके पास जाती हूँ। उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फिराया और कहा, कोई नहीं, आप मुझे राखी पोस्ट से भेज दिया करना। ऐसे थे प्राण शर्मा जी। शर्मा जी मेरे तो मेंटोर थे ही, साथ ही ब्रिटेन के अन्य लेखकों के मेंटोर भी थे। वे प्रत्येक उभरते हुए लेखक का उत्साहवर्धन करने के साथ साथ उसकी रचना को परिष्कृत करने के अनन्य तरीके बताते थे। वे कदीमी इंसान थे, कदीमी शायर थे। किसी की प्रशंसा करने में वो कतई कंजूसी नहीं करते थे।
स्वर्गीय डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर गौतम सचदेव और सोहन राही से उनकी खासी मित्रता थी। वे लोग भी बातचीत के दौरान उनसे अपनी रचनाओं की बाबत बातें करते हुए उनसे सलाह लिया करते थे। गजलों पर तो उनकी ऐसी अथॉरिटी थी कि ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका और यूरोप, यहाँ तक कि भारत से के शायर भी उनसे अपनी गजलों की सलाह कराते थे। वे अक्सर हंसते हुए मुझसे कहते हैं, उषा जी, लोग अपनी पांडुलिपि, पूरी की पूरी पांडुलिपि मुझसे परिष्कृत कराते हैं, पर कहीं भी मेरा नाम तक नहीं देते। मैं कहती, भाई साहब, नेकी कर दरिया में डाल, और वे ठहाका मारकर हंस पड़ते थे। उनकी एक लघु कथा का शीर्षक भी इसी मुहावरे पर है। मैं स्वयं उनको याद करते हुए इस बात को कहती हूँ कि किसी महफिल में जब भी मैंने गजल कोई पढ़ी तो मैं हमेशा ये कहती थी, इस गजल की सलाह प्राण शर्मा जी ने किया। मेरी पुस्तक ब्रिटेन में हिंदी की पांडुलिपि को परिष्कृत करने में उन्होंने मेरी बहुत सहायता की थी, अतः वह पुस्तक मैंने उन्हें समर्पित किया था। अंत में मैं मास्टर गजलकार प्राण भाई को उनके शानदार और कर्मठ जीवन पर श्रद्धा के इन सुमनों को समर्पित करते हुए आभार सहित मंच पद्मेश जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी आपका। आपने प्राण शर्मा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक बहुत सुंदर व्याख्यान दिया और बहुत विस्तार से। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई ऐसा बिंदु है जो छूट गया हो प्राण शर्मा जी के विषय में, उनके स्वभाव में, उनके साहित्य में। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं निमंत्रित करता हूँ, हमारे बीच पूनम जी हैं, शायद पूनम कक्कड़ है उनका नाम, जो उनके किसी गीत को यहाँ प्रस्तुति करेंगी। पूनम जी, आपका स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट करें और आए। धन्यवाद। आप लोगों को मेरी आवाज सुन रही है? जी जी पूनम जी। अच्छा, मैं पूनम देव हूँ। पूनम देव जी जी। यहाँ पर और पूनम कक्कड़ है तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं प्राण जी को पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने उनकी कविताएं पढ़नी शुरू करी तो उनका अंदाजा सा हुआ और ऐसा लगा कि वो बहुत ही समर्पित इंसान थे, व्यक्तित्व थे। और मैं आज आप लोगों को, आप सब महानुभावों को सुनकर ये महसूस कर रही हूँ कि मेरा बहुत ही अहोभाग्य है कि मैं उनकी एक कविता सुनाऊंगी। कहें कविता, कहें गजल, कुछ भी हो। बहुत ही सुंदर कविताएं हैं उनकी। तो दो हैं मेरे पास, लेकिन समय देखते हुए आप मुझे बता सकते हैं। शुक्र कर इंसान का तुझको मिला है तन, शुक्र कर इंसान का तुझको मिला है तन, दुनिया में इससे बड़ा तोहफा नहीं होता, दुनिया में इससे बड़ा तोहफा नहीं होता। क्या हुआ हर बार ही उबरा नहीं है तू, क्या हुआ हर बार ही उबरा नहीं है तू, चांद भी हर रात को पूरा नहीं होता, चांद भी हर रात को पूरा नहीं होता। छू लीजिए आकाश को तो आप माने हम, छू लीजिए आकाश को तो आप माने हम, छत को छूने से कोई ऊंचा नहीं होता, छत को छूने से कोई ऊंचा नहीं होता। चल रहे हो लोगों से छिपते छिपाते तुम, चल रहे हो लोगों से छिपते छिपाते तुम, साफ दिल के होते तो खटका नहीं होता, साफ दिल के होते तो खटका नहीं होता। काश मिल जाता मुझे
भी साथ रहबर का, काश मिल जाता मुझे भी साथ रहबर का। दर बदर है प्राण मैं भटका नहीं होता, दर बदर मैं प्राण भटका नहीं होता। शुक्र कर इंसान का तुझको मिला है तन, दुनिया में इस से बड़ा तोहफा नहीं होता, तो तोहफा नहीं होता। आज हमारे बीच में मिसेस आदरणीय प्राण शर्मा भी हैं और उनकी बिटिया भी हैं। आई होप दे विल लाइक, आई होप आई जस्ट डन जस्टिस टू हिज गजल। एक दूसरी भी सुनाए, दूसरी भी सुनाए आप। सॉरी, मैंने कहा दूसरी भी सुनाए। अच्छा बहुत सुंदर किया। थैंक यू। जीवन में बढ़ रही है कुछ ऐसी जरूरतें, जीवन में बढ़ रही है कुछ ऐसी जरूरतें, ऐसी जरूरतें कि हो जैसे कयामतें, जीवन में बढ़ रही है कुछ ऐसी जरूरतें। मन क्यों न ले बलाए भला उनकी बार बार, मन क्यों न ले बलाए भला उनकी बार बार। होती है जैसे होती है नन्हे मुन्नों की प्यारी शरारतें, देते हैं दोस्त तेरी ही भलाई को, देते हैं दोस्त तेरी ही भलाई को। कुछ मान कर तो देख बड़ों की हिदायतें, कुछ मान कर तो देख बड़ों की हिदायतें। दो वक्त की दो रोटियां सबको ही चाहिए, दो वक्त की दो रोटियां सबको ही चाहिए। भूखा सा शख्स क्यों ना करेगा बगावतें, ऐ दोस्त कौन पूछेगा हर काम काज को, ऐ दोस्त कौन पूछेगा हर काम काज को। मिल जाए आदमी को अगर सब सहूलतें, दुश्मन की तरह आप रुकावट नहीं बने, दुश्मन की तरह आप रुकावट नहीं बने। गर छाती हो तो छाने दे उन पर मोहब्बतें, उन पर मोहब्बतें। ऐ प्राण क्यों ना उनकी सुनी अनसुनी करे, ऐ प्राण क्यों ना उनकी सुनी अनसुनी करे। करते हैं रोज रोज जो ढेरों शिकायतें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत सुंदर सस्वर पाठ किया। और हम स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ प्राण जी का परिवार भी साथ जुड़ा हुआ है और हम अंत में उन्हें निमंत्रित करेंगे कि यदि वे कुछ इस अवसर पर कहना चाहें। उससे पहले हमारे बीच जुड़े हुए हैं यहाँ पर भारतीय उच्चायोग के हिंदी और संस्कृति अधिकारी आदरणीय तरुण कुमार जी। मैं स्वागत करता हूँ तरुण जी का कि आप मंच पर आएं और दो शब्द कहें। तरुण जी। धन्यवाद पद्मेश जी। सबसे पहले वातायन को इस 17वीं संगोष्ठी की बधाई, और दिव्या जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया प्राण शर्मा जी की आज
भावांजलि के अवसर पर या श्रद्धांजलि जो भी दी जा रही है उस पर 2 शब्द कहने के लिए। प्राण जी के बारे में बहुत सारी बातें, उनके जीवन, उनकी रचनाओं, उनके कार्य के बारे में अभी जानने का अवसर मिला। सभी वक्ताओं ने अपने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए और बहुत सारी जानकारी मिली। प्राण जी से मेरा परिचय बहुत ही संक्षिप्त, मैं सच कहूं तो एक बार मुझे मिलने का उनसे अवसर मिला वर्ष 2016 में। और वो चूंकि उच्चायोग द्वारा उन्हें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन लेखन सम्मान दिया जाना था, उस क्रम में उनसे पत्राचार आरंभ हुआ और 2016 दिसंबर से लेकर के मार्च 2018 के बीच उन्होंने मुझे करीब 85 ईमेल भेजे। मतलब 1.25 साल की अवधि में उन्होंने कुल अभी मैं देख रहा था 2 दिन पहले कि उन्होंने क्या लिखा है उन ईमेल्स में, उस पत्राचार में क्या लिखा। और मतलब 2-3 ईमेल तो ऐसे थे जिसे मैंने अभी 2 दिन पहले खोला और उसकी सामग्री पढ़ी कि उसमें है क्या। दुर्भाग्यपूर्ण था मेरे लिए वो, लेकिन मुझे बहुत ही अपने ऊपर भी खींच आया कि मैं क्यों नहीं पढ़ा इन सब चीजों को। और आपको आश्चर्य होगा कि उन सभी ईमेल्स में, सभी पत्राचारों में उन्होंने कोई न कोई अपनी गजल, कोई रचना, कोई त्रिपदी, कोई लेख, कोई लघु कथा भेजी हुई है। जब मैंने सबको कंपाइल किया एक साथ वर्ड की फाइल में, जब उसको बनाया तो 42 पेज बन गए और मुझे लगा कि ये संग्रह तैयार होने लायक एक पूरी सामग्री है मेरे पास कि प्राण जी पर एक अलग कोई पुस्तक तैयार हो सकती है। इतनी सामग्री इकट्ठा हो गई 85 ईमेल में। तो प्राण जी का ऐसा व्यक्तित्व था, मतलब मैं अभिभूत हूँ कि मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला। और उनकी रचनाओं के बारे में क्या कहना, मैं जीवन के हर पहलू पर उन्होंने अपनी बातें कही, अपनी शायरी में, अपनी गजलों में, अपनी लघु कथाओं में। या 3 रचनाएं उनकी प्रमुख हैं, सुराही और मैं गजल कहता हूँ और पराया देश, जिसकी चर्चा उषा मैम ने की। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में अलग से मैं कुछ कहूँ, आप सब सुन चुके हैं उनके बारे में, तो वो सब मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में। उनके रचनाओं के बारे में भी मैं अपने आप को इस लायक नहीं पाता हूँ कि कुछ कहूँ, लेकिन कुछ जिंदगी पर उनका एक शेर है, बहुत ही पसंद है मुझे। जिंदगी को ढूंढने निकला हूँ मैं, जिंदगी से बेखबर कितना हूँ मैं। जिंदगी पर बहुत अच्छी, जीवन के हर पहलू पर उन्होंने लिखा है, वो प्रकृति हो, मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध पर हो, हर एक मौकों पर, वो नया वर्ष हो, चाहे बसंत का मौसम हो या कोई पर्व त्योहार हो, होली, दिवाली, सब पर उन्होंने कविताएं भेजी हुई थी मुझे। और वो मैंने अभी हाल में वो सारी रचनाएं पढ़ी। तो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में कहने को, और मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उनसे मिल पाया, मैं उन्हें देख पाया। और उनसे जो भी मिले हैं उनके बारे में कह सकते हैं, जैसे फिराक साहब के बारे में कहा जाता है कि आने वाली नस्लें तुम पर रस करेंगी हम असरों की, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने प्राण को देखा है। मैंने फिराक को बदल दिया प्राण से। तो प्राण साहब के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि आने वाली नस्लों को रस होगा हम सभी पर कि हम उनसे मिल सके, उनसे बात कर सके, उनकी रचनाएं सुन सके हैं। और उनके बारे में ज्यादा मैं क्या कहूँ, एक और है कि उनकी रचनाएं सभी मानवीय संबंधों, जिंदगी, प्रकृति, इंसान और उसकी दुनिया, उसके रिश्ते, सभी उनकी रचनाओं के केंद्र में रहे हैं। उनकी शायरी को अगर हम अपने जीवन में उतारें, अपनी जिंदगी में जगह दें, तो निश्चय ही ताउम्र ये हमारा साथ निभाएंगे। फिराक को फिर से उनकी 2 पंक्तियां उधार लेते हुए मैं कह सकता हूँ कि उनके अशारे दिलकश को जगह दे अपने पहलू में, उनके अशारे दिलकश को जगह दे अपनी पहलू में,
कि ये नगमे तेरे सच्चे रफीके जिंदगी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार तरुण जी कि आज आपके कार्यक्रम में आप आए और आपने प्राण शर्मा जी को याद किया। और आपसे पूर्व जो यहाँ भारतीय उच्चायोग में हिंदी और संस्कृति अधिकारी थे अनिल शर्मा जोशी जी, जो इस समय केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत के उपाध्यक्ष हैं, उनकी भी बहुत निकटता रही है प्राण शर्मा जी से। और जैसा कि उषा जी ने अपने वक्तव्य में याद भी दिलाया कि उनकी जो पुस्तक थी यहाँ पर, जो कविता संग्रह, ब्रिटेन के कवियों का कविता संग्रह प्रकाशित किया था अनिल जी ने अपने संपादन में, वो प्राण शर्मा जी को ही भेंट की थी। तो मैं निमंत्रित करता हूँ अनिल शर्मा जोशी जी से कि आप भी उनकी स्मृति में कुछ कहें। अनिल जी। जी अनिल जी अनम्यूट कीजिए, आइए। धन्यवाद पद्मेश जी। वातायन की जो श्रृंखला है, ये अपने जो दिवंगत साहित्यकार हैं उनको स्मरण करने की और श्रद्धांजलि देने की, शायद ये पूरी दुनिया में एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है सबके लिए, भारत के लिए भी, कि कैसे अपने जो दिवंगत साहित्यकार हैं उनको याद किया जाता है और इसमें उनका परिवार भी शामिल है, तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर उषा राजे जी, ललित जी और तरुण जी के बोलने के बाद कोई विशेष उनके साहित्यिक या उनके जो बायोग्राफिकल स्केच है, जीवनी है, उस पर बोलने के लिए कुछ विशेष नहीं रह जाता। और पूनम जी ने इतना सुंदर उनका गीत भी सुना दिया है। पर आज के जो सबसे विशेष मेहमान हैं हमारे, वो हैं राम किशन जी। राम किशन जी, तो मैं कहूँगा कि प्राण जी को याद करें और राम किशन जी याद ना आए, ये तो एक जोड़ी थी। और प्राण जी के एक साहित्यकार के नाते या एक साहित्य प्रेमी के नाते जो उनका विकास हुआ, उसमें राम किशन जी का बड़ा योगदान था। हमने सुना भी और हमने देखा भी कि राम किशन जी की जो साहित्यिक जानकारी थी वो अद्भुत थी। उन्होंने भारत के सभी लेखकों को पढ़ा हुआ था और कभी कोई लेख होता था, उसमें कोई पंक्ति भी ऐसी होती थी तो बता देते थे कि ये वहां से इंस्पायर्ड है। तो मैं एक बार मिला इनको, बात हो रही थी, तो जितने भारत के लेखकों को, मैं नहीं समझता कि शायद ब्रिटेन में किसी ने इतना पढ़ा होगा जितना राम किशन जी ने पढ़ा है। तो मैं राम किशन जी को भी इस अवसर पर बहुत ही उनका अभिनंदन करता हूँ। और शायद चूंकि वो स्वयं लेखक नहीं है, इसलिए उनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, परंतु मैं समझता हूँ कि प्राण जी बनाने में राम किशन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो और आज बहुत अच्छा किया आपने, उषा राजे जी ने मिलकर इनको, राम किशन जी को यहाँ बुलाया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अपना जो काफी मतलब उनके साहित्य के ऊपर बातें हुई हैं और मैं समझता हूँ कि साहित्य पर तो बहुत ज्यादा नहीं, परंतु जो उनकी इस बात पर बात हुई कि वो गजल शास्त्र के जो वो महारथी थे, उस पर जरूर मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए। और वो बात जो है वो बहुत सामान्य, मतलब उनका अधिकार नहीं था गजल शास्त्र पर। आज भी अगर किसी को अभी भी अगर कहें 2020 के अंदर भारत में कि हमको गजल सीखनी है, आप बताएं क्या इसको पढ़ें हम, तो वो आपको 2007-8 में शायद जो इन्होंने सीरीज लिखी है उसका रेफरेंस देंगे। तो ऐसा मतलब व्यक्ति जो कि ब्रिटेन में रहता हो, ब्रिटेन में रहकर इतने वर्ष रहकर उसने ऐसी साधना की हो कि भारत में भी किसी को अगर गजल शास्त्र का अध्ययन करना हो, सीखना हो, तो प्राण जी का रेफरेंस देते थे। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि उनके जीवन की साधना है। मैं एक लेख मैंने 2007 में लिखा था, उसके कुछ अंश सुना रहा हूँ। वो लेख जब 2007 में उषा जी ने अभी जिक्र किया कि उनको यूके हिंदी समिति द्वारा सम्मानित किया गया, उस समय मैं प्रवासी टुडे में एक कॉलम लिखता था। उस कॉलम में मैंने ये लेख लिखा था जिसका शीर्षक था प्राण जी मैं अनल बोल रहा हूँ।
तो वो मुझे हमेशा अनल बोलते थे, पंजाबी जो उनका उच्चारण है, जैसे ललित जी ने भी बताया है ना कि उनको शायद ललित बोलते हो। तो मैंने भी उनकी और कभी भी हाई कमीशन में उनका फोन बहुत आता था, और उनका फोन जो होता था वो मतलब सरकारी कार्यालय में उनका फोन लेना एक तरीके से समस्या इसलिए हो जाती थी कि फोन बड़ा लंबा होता था, क्योंकि वो साहित्यिक बातें करते थे, एक घंटा 1.5 घंटा की बात करते थे, परंतु उनकी बातों में इतना रस होता था और वो ब्रिटेन के साहित्य के लिए इतनी प्रेरक बातें होती थी कि उसको सुनना भी उतना ही जरूरी था। तो मैंने उस लेख में ये लिखा है कि प्राण जी को सम्मानित क्यों किया गया है। प्राण शर्मा इसलिए सम्मान के पात्र हैं क्योंकि वो कोर साहित्य में डूबे हुए व्यक्ति हैं, चूंकि उनकी हर धमनी में साहित्य की सरिता बह रही है, चूंकि हिंदी में लिखने वाला हर व्यक्ति उनका प्रिय है। सोचता हूं साहित्य में प्राण शर्माओं का क्या महत्व है। एक लेखक को दूसरे लेखक की प्रशंसा करने में प्रायः कष्ट हो जाता है। दोनों महानता और अमरता की चांदनी का एक छत्र रस पीना चाहते हैं। वो अपने लेखन को दूसरे के लेखन के बरक्स देखते हैं। उन्होंने लेखन को सिविल सर्विसेज की परीक्षा बना दिया। अगर साहित्य मानवीय सरोकारों और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का प्रसार है तो यह प्रतियोगिता कैसी। शशिकांत की एक लघु कथा याद आती है कि एक व्यक्ति ने एक लेखक से पूछा, 2 अच्छे लेखकों के नाम बताओ। जवाब आया, एक मैं और दूसरा। ये कहानी यही खत्म हो जाती है। इस तथ्य को प्राण शर्मा ने समझा। वो एक तरफ सत्येंद्र जी की कविताओं की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ दिव्या और उषा जी की कहानी की। पद्मेश जी को अच्छी पत्रिका निकालने की बधाई देते हैं तो हम लोगों को हाई कमीशन में अच्छा काम करने की। गौतम जी की समीक्षा करते हैं तो तेजेंद्र की सक्रियता और तितिक्षा के संगठन कौशल की सराहना करते हैं। सोहन राही की गजलों के सह यात्री हैं। मसलन कौन है जो उनका स्नेह, दुलार और प्रोत्साहन ना पाता हो। इसलिए मैंने ब्रिटेन की कवियों की कविता का संकलन उन्होंने समर्पित किया था। वास्तव में साहित्य में ऐसे लोगों का जिक्र कई बार भूमिका में हाशिए में आता है। जैसे मैं अपने उन अध्यापक को नहीं भूल सकता जो वर्षों तक देर शाम को रुक रुक कर मेरे शोध कार्य में सहायता करते रहे। ये हाशिए के लोग नहीं हैं। सच तो यह है कि सच्ची मानवीय उष्मा और ऊर्जा से भरे ये लोग ना हो तो साहित्य ही हाशिए में चले जाता। यही साहित्य के सच्चे कदरदान हैं, यही मानवीयता के सच्चे हितैषी हैं। इन्हें सम्मानित करना साहित्य को सम्मानित करना। तो ये एक लेख मैंने प्राण शर्मा जी को याद में लिखा था, और उनको मतलब हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी कभी किसी दिन फोन आ जाएगा और उसी तरह गूंजती हुई आवाज में वो फिर बोलेंगे कि अनिल जी मैं प्राण शर्मा बोल रहा हूँ। तो उनकी यादें जो हैं वो बिल्कुल दिल में बसी हुई हैं। और उन्होंने जो किया, ऐसे लोगों जैसे कहते हैं हम गुणात्मक चीजों का कोई आकलन हो भी नहीं सकता। जैसे अगर कहें कि पुरवाई को जो इतने वर्ष निकलती रही तो पुरवाई पद्मेश जी उसको लीड कर रहे थे, परंतु उसमें प्राण शर्मा जी जैसे लोगों का बड़ा जबरदस्त योगदान था। यहाँ के श्रीवास्तव बैठे हैं, इन लोगों का बड़ा ही जबरदस्त योगदान था, जिनके कारण से पुरवाई बनी। उषा राजे जी, दिव्या जी और बाकी लोग तो थे ही, परंतु इन लोगों ने जिस लगाव के साथ पुरवाई को बनाने में सहायता की, और फिर उसके कारण से अभी कौन कह रहा था कि एक गुबार की तरह जो है, मैं शायद कल एक कार्यक्रम में था तो किसी ने कहा कि ब्रिटेन से जो है साहित्य का एक गुबार की तरह, एक आंधी की तरह जो है वो साहित्य निकला 90 के दशक में और 2000 के दशक में। तो उसको जो एक आंधी चली थी, जो तूफान चला था, उसमें बहुत बड़ा योगदान प्राण शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व का था, और उनका योगदान स्मरण करके बहुत ही एक पुण्य का काम किया है। मैं उनके परिवार को भी इस अवसर पर पुनः ऐसा उनका जो व्यक्तित्व था उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं, और उस परिवार ने भी जो सहयोग किया उसके उनका भी अभिनंदन करता हूं। उनकी स्मृति को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, और आपने बिल्कुल सही बात कही
कि अगर पुरवाई की बात होती है, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसका कारण ये है कि सत्येंद्र श्रीवास्तव जी, गौतम जी और प्राण शर्मा जी जैसे लोगों ने उसे, हमें और पुरवाई जैसी पत्रिका को कंधे पर बिठाया और बड़ा किया। इन शब्दों के साथ आपने के श्रीवास्तव जी का जिक्र किया, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें निमंत्रित करता हूँ कि आप भी 2 शब्द कहें। डॉक्टर के साहब। जी आइए डॉक्टर साहब, अनम्यूट करिए अपने आप को। ठीक डॉक्टर, जब तक डॉक्टर आ गए साहब, आइए आइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। जी अब आएगी। अब आ रही है? अब आ रही है, बोलें आप। जी नमस्कार। सबने प्राण जी के लेखक और गजलकार होने के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन अनिल जी ने थोड़ा सा टच किया, लेकिन उनका जो इंसानी रूप और जो उनका दोस्त और भाई वाला रिश्ता था वो हमको सौभाग्य से मिला। हमारे बगल में रहते थे कमेंट्री में, और हमारी संस्था जो थी कृति युग, उसको उनका बहुत सपोर्ट मिला उनसे। और जो चीज सामने आई हमारे पास, उनको जो पर्सनली जानने के बारे में, कि बहुत ही वार्मथ और अफेक्शन से मिलते थे, लेकिन नो नॉनसेंस पर्सनालिटी थी उनकी। वो 2 टूक बातें करते थे, उनको चिकनी चुपड़ी बातें पसंद नहीं थी ज्यादा। और उनको अगर आपको वो बात, आपकी तारीफ कर रहे हैं तो इस मतलब आप तारीफ के काबिल हैं। वो झूठी तारीफ नहीं करते थे कभी किसी, ये उनकी खास बात थी। और जो बाद में उनकी जो तबीयत खराब हुई, तो हमारी उनकी बात कम से कम महीने में, ये 2-3 हफ्ते में एक बार हो जाती थी, और हम बड़ा फ्लैटर्ड फील करते थे कि जीपी उनका कोई और था और हमसे अपनी बीमारी का जिक्र करते थे। हम पूछते थे कि बताओ भाई क्या करें। तो उनसे बहुत करीबी रिश्ता हो गया था हमारा, और बहुत उनका प्यार और स्नेह मिला, उसके लिए हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। तो उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमन, और जहाँ भी हो वो खुश हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच यहाँ ब्रिटेन के सांसद वीरेंद्र शर्मा जी भी उपस्थित हैं, और हमारे हिंदी के कार्यक्रमों में निरंतर आपको का प्रोत्साहन मिलता रहा है। वीरेंद्र जी, आप भी 2 शब्द कहें अंत में, अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले दिव्या जी का, कि अक्सर याद दिलाते रहते हैं कि इस वीक, इस फंक्शन पे, इस इवेंट पे किसको सुनना है। ये एक मेरी आदत बन गई है कि आपका जब भी कोई इवेंट हो तो उसमें आना और सुनना। और खासतौर पर जैसे आज शर्मा जी के बारे में, मैं पहले बता दूं कि मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं कभी उनको जिंदगी में मिल सका, लेकिन जो भी रामकृष्ण जी ने, दूसरों ने उनके बारे में, और जो उनकी राइटिंग के बारे में भी, मैं भी एक इमिग्रेंट था, आया था, मेरी भी पहली जॉब बस कंडक्टर थी इस मुल्क में। तो वो जो उनका राइटिंग है वो मैं अपने पे देखता हूँ कि हम जो जितने भी लोग हैं उसी सोच से आए थे। 5-7 साल काम करेंगे, 5-7 साल के बाद अच्छा पैसा कमाएंगे, वापस चले जाएंगे। मैं यंग था तो मेरे दिमाग में था कि जहां पर स्टडी करेंगे, अच्छी क्वालिफिकेशन लेकर वापस जाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं गए, आगे का मालूम नहीं। लेकिन वो मेरे लिए, मैं तो सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उनकी जो राइटिंग्स हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि वो इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे, सोशल सब्जेक्ट्स पे, जैसे उन्होंने, मैडम ने सुनाई भी है, कि वो एक इंसानियत और समाजी तौर पे जो एक सोच होनी चाहिए, जो हम सब लोग सोचते हैं। और राइटर का ये है कि समाज में तब्दीली लाने के लिए राइटर्स मेन रोल प्ले करते हैं। उनकी सोच कैसे आगे लेकर जाना, मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूँ। उनके परिवार के साथ
इस वक्त हमदर्दी पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि उनकी जो राइटिंग्स हैं उन राइटिंग्स में जो उनका मैसेज है हम उसको लेकर आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी। और अंत में मैं निमंत्रित करता हूं उनके परिवार के सदस्य। रामकृष्ण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अवश्य कहें। अपने आप को अनम्यूट करें रामकृष्ण जी, बोलिए। आपके आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए। जी अब आप बोलिए, अब बोलिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। For all your kind words and for remembering my father after 2 years. And I think my mum wanted to say something as well. Mum? She has to unmute herself. मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। इतना ही कह सकती हूँ, सबसे ज्यादा उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए आज एक स्मृति दिवस रखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। मैं आपका सबका धन्यवाद ही कह सकती हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत आभार कि आप आई हमारे कार्यक्रम में, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम प्राण शर्मा जी, हम सब जैसे प्राण शर्मा जी के परिवार के सदस्य ही थे और वे बिल्कुल हम लोगों को अपने परिवार की तरह लेते थे। आइए रामकृष्ण जी, तो दो लफ्ज मेरी ग्रैंड डॉटर भी कहेगी। हाँ जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you for the kind words. My grandfather was very intelligent and a very kind man, and thank you. रामकृष्ण जी, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही रामकृष्ण जी। Out of 2 minutes saying how much I used to appreciate conversations with Pranji on the phone, because we were both really committed to poetry. And so he would talk about it, I would talk about it. And I was the founder of something called the Gemini Poets. So it was a great delight to discover that, like the others in the Gemini Poets group, Pran Sharma was born on the 13th of June, which is my birthday as well. So he was also a Gemini poet. And he also did the honor of translating one of my poems into Hindi. So I miss him. I miss his being able to talk to him on the phone. Thank you. Dhanyavad. Thank you, Elena, for हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत में है कि योजकस तत्र दुर्लभ, और ये जो चीज है आप पर लागू होती है कि आप परमेश जी, आपने जिस योजनाबद्ध तरीके से ये आयोजन किया है ये हमेशा याद रहेगा। और मैं अनिल जी का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पुरानी यादें मेरे फिर जागृत कर दी। जब उनसे बातचीत हुआ करती थी वो जमाना बीत गया, परंतु अभी तक उसकी यादें प्राण जी के माध्यम से हमेशा याद रहेंगी। और इस प्रकार के आयोजन होते रहें, और इसमें जितने भी सम्मिलित लोग हैं उन्होंने अपने जो श्रद्धा सुमन पेश किए हैं वो निहायत ही अपनी अपनी खुशबू फैला रहेंगे। परमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम समापन की ओर चलते हैं। वातायन की अध्यक्षा मीरा कौशिक जी से मेरा आग्रह है कि आप इसको औपचारिक समापन करें, और दिव्या माथुर जी का बहुत बहुत आभार सबको जोड़ने के लिए। आइए मीरा कौशिक जी। पद्मेश जी, मैं और दिव्या हम दोनों की तरफ से सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने जो है पिछले 17 हफ्तों से हम लोगों को ये। आप म्यूट हो गई हैं, जरा सा एक बार अनम्यूट कर दीजिए मीरा जी। सॉरी। हाँ जी पद्मेश जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि पिछले 17 हफ्तों से आप जो है वातायन की गोष्ठियों को इतनी सुंदरता से और इतनी अच्छी तरह से उनका संयोजन कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं। आज बहुत खास दिन था हमारा प्राण जी की याद में। प्राण जी का परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बिटिया ममता और उनके मित्र रामकृष्ण जी,
उषा जी, ललित जी, पूनम देव, अनिल जी, के श्रीवास्तव जी और उसके साथ तरुण कुमार जी, अनिल जी, आप सब लोगों ने मन को इस तरह से हरा किया कि पूरा हफ्ता अब मेरा बहुत खुशी से बीतेगा अगले सप्ताह तक के लिए। और वीरेंद्र जी, हर हफ्ते की तरह इस हर सप्ताह की तरह जिस तरह आप आज हमारे साथ आए हैं, आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब दिव्या की तरफ से। धन्यवाद आपका और दिव्या जी दोनों का, और शिखा जी और भानु का, जिनका सहयोग मिलता रहता है। इस घोषणा के साथ कि अगले शनिवार को शाम को 4 बजे एक और दुर्लभ कार्यक्रम होगा। भारत की प्रतिष्ठित लेखिका नासिरा शर्मा जी के साथ संवाद होगा, जो अर्चना पैनोला जी करेंगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले सप्ताह 4 बजे।